मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगे ये बता दो। केवल मुरली से काम नहीं चलेगा, बल्कि सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है। मत पूछिए कि हाल क्या है सियासत का, बेचैनियां हैं हर सिमत कुछ यूं ढली हुई कि दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई। एक तरफ समाजवाद बेकरार है, दूसरी तरफ राष्ट्रवादी धार है। एक तरफ जाति वाली तुड़ीर में कसे तीर हैं तो दूसरी तरफ हिंदुत्व की भगवा लकीर है। यही हाल है उत्तर प्रदेश की सियासत का। आमने सामने हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव। सीएम योगी अपने भाषणों में शब्दों के जिन तीरों से समाजवादी पार्टी पर हमला कर रहे हैं उसमें अराजकता, गुंडाराज, बेटियों की सुरक्षा, माफिया राज और औरंगजेब की आत्मा वाले शब्द बाण हैं जो वो समाजवादी पार्टी पर चलाते हैं। जबकि इसके जवाब में अखिलेश योगी को मठाधीश नहीं माफिया कहते हैं। अखिलेश कहते हैं सीएम योगी योगी नहीं बल्कि क्रोधी हैं। वो गाहे बगाहे करप्शन का आरोप भी लगाते हैं और पीडीए वाला ब्रह्मास्त्र तो उनके पास है ही। ये लोग गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते हैं, अराजकता फैलाते हैं, देशद्रोही तत्वों को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए प्रश्रय देते हैं, अराजकता फैलाते हैं। और इसीलिए मैं कह सकता हूं बहनों और भाइयों कि जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। इनके लिए तो कानून के दायरे में ला करके इन पे शिकंजा कसना पड़ेगा और हमारी सरकार वही काम कर रही है इनके साथ में, जिसके ये पात्र हैं। उन्हें इसीलिए परेशान किया जाता है कि एक तो वो समाजवादी पार्टी है और दूसरा भारतीय जनता पार्टी को इससे लाभ मिलेगा हिंदू मुस्लिम डिवाइड करने में। ये पहले दिन से स्ट्रेटजी है भारतीय जनता पार्टी की कि समाजवादी पार्टी को कैसे बदनाम किया जाए, और अगर कहीं कोई मुस्लिम है तो बदनाम समाजवादी पार्टी को कर दो। अब सवाल यह है कि दोनों तरफ ये आग बराबर क्यों लगी हुई है? क्यों योगी और अखिलेश आमने सामने हैं? योगी और अखिलेश के एक दूसरे पर भयंकर शब्द प्रहार के पीछे की वजह है दोनों की बेचैनी। अखिलेश ज्यादा बेचैन है। एक तो 10 साल तक सत्ता विछोह की बेचैनी है, दूसरी बेचैनी है लोकसभा चुनाव में मिली विजयश्री को बरकरार रखने की, उस नैरेटिव को बनाए रखने की कि समाजवादी पार्टी बीजेपी को हरा सकती है, और तीसरी बेचैनी है जातीय समीकरण को बचाए रखने की, जिसने उम्मीदों से ज्यादा सीटें लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को दी। तो वहीं योगी बेचैन है क्योंकि 24 की हार का बदला लेना है, बीजेपी को कमबैक कराना है और जातीय घेरेबंदी को अपने पक्ष में कर हिंदुत्व को असरदार बताना है। कहते हैं शिखर पर पहुंचने की कोशिश इतनी बेचैन नहीं करती जितनी बेचैन करती है शिखर पर बने रहने की जद्दोजहद। अखिलेश यादव इसी जद्दोजहद से बेचैन है। 3 महीने पहले तक खुद अखिलेश को नहीं मालूम था कि यूपी में लोकसभा चुनाव में सीटों का छीका इतनी आसानी से टूट जाएगा और 37 सीटें समाजवादियों के खलीते में गिरेंगी। और ना योगी को मालूम था कि 24 के चुनाव में ऐसा झटका यूपी में बीजेपी को मिलेगा। यूपी में विधानसभा की 10 सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव में पारा उछाल मार रहा है। अयोध्या के मिल्कीपुर में योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तीखा और तेज हमला किया, तो वहीं अखिलेश भी लगातार योगी पर प्रहार कर रहे हैं। जहां योगी के पास ये मौका है कि लोकसभा चुनाव में मिली हार का बदला कैसे लिया जाए, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश की बेचैनी इस बात को लेकर है कि जीत के मोमेंटम को कैसे बरकरार रखा जाए। तो बात मोमेंटम की है, बात गति की है, और किसी की बेचैनी दुर्गति से बचने की है, किसी की इससे निकलने की है। इसी चक्कर में अखिलेश योगी पर वार कर रहे हैं। मठाधीश और माफिया का तर्जुमा भिड़ाते एक तीर से कई शिकार कर रहे हैं। पहला तो ये कि हिंदुत्व के एजेंडे पर चोट, और दूसरा मुस्लिम वोट बैंक का एक मुश्त वोट।
सवाल यह है कि क्या अखिलेश के समाजवाद के सारे विजन खर्च हो चुके हैं? कुछ महीने पहले लोकसभा चुनाव में अखिलेश जातीय गणित बिठाने में लगे थे और अब माफिया, मठाधीश, क्रोधी योगी की परिभाषा गढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ योगी समाजवादी दौर और राष्ट्रवादी दौर के अंतर को पढ़ रहे हैं। के पहले गरीब का राशन समाजवादी पार्टी के गुंडे हजम कर जाते थे। किसी गरीब को राशन नहीं मिलता था। किसी भी जिले का जो जितना बड़ा माफिया था, जितना बड़ा गुंडा था, वह समाजवादी पार्टी का शागिर्द था, उनका पदाधिकारी था। ये माफिया की पैरेलल सरकार चलती थी। बबुआ अपने घर के बाहर नहीं निकलता था। बबुआ 12 बजे सो के उठता था और प्रदेश की जनता पिसती थी। माफिया समानांतर सरकार चला करके अराजकता और गुंडागर्दी का एक और तांडव करते थे। दूसरी तरफ मुस्लिम तुष्टीकरण की हद को पार करते हुए पर्व और त्योहारों में भी इन्होंने किस कदर अराजकता फैलाई। ये सब घिसे पिटे डायलॉग हैं पुराने वाले, और मैं इसीलिए कहता हूं कि ये सब पुराने डायलॉग हैं, पुराना सब कुछ है, हिसाब किताब। उत्तर प्रदेश की जनता नया चाहती है, नया विकास चाहती है। इनको हटाएगी सरकार, ये हटने जा रहे हैं। और कई बार मैंने आपसे, आपके बीच में इस बात को कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को कम से कम टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी करनी चाहिए। वो टॉप 10 माफिया कहां हैं और किस दल में, इसकी सबको जानकारी हो जाएगी। वैसे यूपी के 2 दुर्दांत माफिया जिनका समाजवादी जलवा पूरे प्रदेश ने कभी देखा था, योगी राज में मिट्टी में मिल चुके हैं। समाजवादियों की एक कसक ये भी है, योगी का वार भी वही है जो समाजवादियों की सबसे कमजोर कड़ी है। तो क्या अखिलेश भी बखूबी जानते हैं कि अगर योगी के राष्ट्रवाद और अखिलेश के समाजवाद के दौर को यूपी वालों ने समझ लिया तो समाजवादी पार्टी का पीडीए वाला जाति सूत्र गड़बड़ा जाएगा? क्या यही वजह है कि घूम फिर कर अखिलेश योगी पर पर्सनल अटैक करने में बिजी हैं? पिछले दिनों अखिलेश ने अयोध्या के बहाने कुछ आरोप योगी सरकार पर लगाए थे। ये आरोप अयोध्या की जमीनों से जुड़े थे। अखिलेश का आरोप था कि अयोध्या की जनता लुटेरी सरकार से त्रस्त है। अयोध्या में जमीनों की कालाबाजारी हो रही है। अयोध्या में सबसे बड़ी लूट हुई है। किसानों की जमीन बीजेपी नेताओं को मिल गई, सेना की जमीन तक को बेच दिया गया, फायरिंग रेंज की जमीन भी बीजेपी नेताओं ने बेच दी और रेलवे का अलाइनमेंट बदला जा रहा है। भोली वाली जनता को यह नहीं आभास था कि इस जमीन की कीमत कल क्या होगी, लेकिन अधिकारी और बीजेपी के लोगों को पता था कि कल इसकी कीमत क्या होगी। ये सबसे ज्यादा बड़ी लूट अगर कहीं हुई है तो अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी और अधिकारियों ने मिलकर की लूट की है। राजनीति के जानकार कहते हैं कि अखिलेश ने योगी पर हमला वहां किया जो योगीराज का सबसे मजबूत पॉइंट है, यानी जीरो करप्शन। अखिलेश के आरोपों के जवाब में अयोध्या की जनता ने क्या कहा उसे भी सुनना जरूरी है। लगभग पिछले 25 साल से यहाँ पे हूँ। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि ये जो जमीनें हैं इसको जो है जबरदस्ती कम रेट पर लेकर और उद्योगपतियों को रजिस्ट्री की जा रही है और जमीनों पे कब्जा किया जा रहा है। ये कितनी सत्यता है इसमें? देखिए, इसमें कोई सत्यता नहीं है। इसका कारण है कि अयोध्या का विकास अभी हुआ है। इससे पहले मुलायम जी की सरकार थी, फिर अखिलेश जी की भी सरकार थी, मायावती जी की भी रही है, लेकिन अयोध्या को मतलब एक ऐसे देखा गया जो मतलब उपेक्षित देखा। ये सब फर्जी बात है, ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल जातिवाद का राजनीति कर रहे हैं। बाकी विकास तो आप देख ही रहे, चारों तरफ हो रहा है। तो क्या मुद्दों पर आधारित लड़ाई में चूंकि समाजवादी योगी के खिलाफ नैरेटिव तैयार नहीं कर पा रहे, इसलिए अखिलेश योगी को लेकर पर्सनल हो रहे हैं? बात तो अब तस्वीर देखने और दिखाने तक पर आ गई है। मैंने कहा कि जो क्रोध करेगा वो योगी नहीं हो सकता, इसलिए मठाधीश मुख्यमंत्री हैं ये। मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगे ये बता दो। माफियाओं के सामने
माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, दंगाइयों के सामने घुटना टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। ये उनके संस्कार हैं। और इसीलिए मैंने कहा ना, जैसे लगता है औरंगजेब की आत्मा इन लोगों के अंदर घुस गई है और फिर से इनको हिंदू विरोधी आचरण के लिए उनको फिर से प्रोत्साहित कर रही है। ऐसा लगता है कि यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों की लड़ाई प्रतिष्ठा की बात बन गई है। योगी ने पहले ही 100% का टारगेट रखा है, तो अखिलेश के सामने चुनौती इस बात को स्थापित करने की है कि लोकसभा में ही नहीं बल्कि विधानसभा सीटों पर भी अब समाजवादी पार्टी दमदार हो चुकी है। वैसे भी विधानसभा की जिन 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, उनमें से 5 सीटें सीसामऊ, कटेहरी, करहल, बिल्कीपुर और कुंदर की पहले से ही समाजवादी पार्टी के पास थी। वहीं फूलपुर, गाजियाबाद, मजमा और खैर 4 विधानसभा सीटें बीजेपी के पास थीं, जबकि मीरापुर सीट बीजेपी की सहयोगी आरएलडी के पास थी। चूंकि मुकाबला टाइट है, जबरदस्त फाइट है, इसलिए एग्रेशन और टेंशन दोनों ही चरम पर दिख रहा है। ये चाचा भतीजे की जोड़ी हो या फिर 2 लड़कों की जोड़ी, ये लोग अराजकता फैलाने, गुंडागिर्दी की हदों को पार करने की स्थिति में आज दिखाई दे रहे हैं बहनों और भाइयों। लेकिन इन सब से सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ लड़ने को तैयार है। वैसे राजनीति में नेताओं का एक दूसरे पर जुबानी वार करना नया नहीं है, लेकिन जिस तरह से तीखे तीर अखिलेश यादव और योगी के बीच चल रहे हैं, वो बता रहे हैं कि मामला सियासी तौर पर संगीन हो चुका है। अखिलेश के योगी के ऊपर कसे गए मठाधीश और माफिया वाले तंज से निकली बात अब आगे बढ़ चुकी है। एमवाई समीकरण से आगे पीडीए को साध रहे अखिलेश हर उस मुद्दे पर वार कर रहे हैं जिससे उनकी राजनीतिक लाइन मजबूत होती हो। एसटीएफ को अखिलेश जाति भेद से परिभाषित करते हैं। जानवरों की समस्या से निपटने के लिए एक एसटीएफ बनानी चाहिए, और या फिर गीदड़ की समस्या का समाधान के लिए ये भी केस एसटीएफ को ट्रांसफर कर देना चाहिए। जो लोग देखते ही कहते हैं ठोक दो, कम से कम उस एसटीएफ को ये नया काम देना चाहिए कि गीदड़ों को भी ठोक दें। योगी के निशाने पर 2 लड़कों की जोड़ी है, वो जोड़ी जिसने 24 की चुनावी जंग में एक बड़ी चोट योगी को उत्तर प्रदेश में दी। हालांकि बीजेपी आपसी खींचतान से हारी या 2 लड़कों की करामात से, ये अब भी यक्ष प्रश्न है। बावजूद इसके मुलायम और गांधी परिवार की सियासी विरासत बचाने निकले अखिलेश और राहुल के सामने यूपी में बड़ी चुनौती योगी ही है। चुनावी मंच से योगी ने भी 2 लड़कों की जोड़ी पर सीधे वार किया। कि नजर नहीं है, लेकिन नजारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़ के बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में ये सुधारों की बात करते हैं। इन्होंने लूटा है। आप यूपी के अंदर ये जो 2 लड़कों की जोड़ी गुमराह करने के लिए आई है, इन्होंने लूटने के सिवाय, अपने परिवार के सिवाय किसी का कोई हित नहीं किया है। अखिलेश यादव बीते 1 महीने से बैक टू बैक सीएम योगी पर पर्सनल अटैक कर रहे हैं। वो एनकाउंटर पर सवाल उठाते हैं, बुलडोजर का मुंह गोरखपुर की तरफ मोड़ देने का दम भरते हैं, और इसके लिए एक्सपेरिमेंट का जरिया बना है पीटीए। क्या अखिलेश ट्वीट कर ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि जाति देखकर अपराधियों का एनकाउंटर यूपी में हो रहा है? क्योंकि पिछले दिनों सुल्तानपुर एनकाउंटर में मारे गए मंगेश यादव के परिवार से मिलने के बाद अखिलेश यादव ने यही बात कही थी। लेकिन अखिलेश को योगी भरपूर जवाब दे रहे हैं। भाषा और भाष्य
दोनों के भावार्थ एक हैं कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति और गर्म होगी। मॉनसून के बाद पारा चाहे जितना गिरे। मोहब्बत के सामान की असली दुकान चलाने का दावा करने वाले राहुल गांधी, जिन्हें कांग्रेस जननायक कहती है, इन दिनों क्रोधित हैं। उनके क्रोध के बाद कांग्रेस में सब के सब ऊपर से नीचे तक सड़कों पर उतर आए हैं। और जिस प्रकार बिट्टू ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है उसको गिरफ्तार किया जाए, और ये हम बिल्कुल नहीं सहेंगे। भाजपा नेताओं को ये रास नहीं आ रहा, भाजपा नेताओं को राहुल गांधी जी की बढ़ती लोकप्रियता रास नहीं आ रही, और उसी घबराहट, उसी बौखलाहट में इनके नेता बयानबाजी करने पर तुले हुए हैं। हमारे प्रधानमंत्री मौन हैं, तो ये जो माहौल है, लक्ष्मण रेखा पार करना, भाषा की मर्यादा का ध्यान न रखना, ये ठीक नहीं। कांग्रेस का ये क्रोध राहुल गांधी के खिलाफ आए बयानों को लेकर है। राहुल गांधी के सम्मान में राहुल गांधी के लिए शब्द इस्तेमाल हुए हैं, नंबर 1 आतंकवादी, जुबान काट लेने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम, उनका हश्र दादी जैसा होगा। बेशक ये स्वस्थ लोकतंत्र में ऐसे अल्फाजों की जगह नहीं, बेशक ये बयान लक्ष्मण रेखा लांघते हैं, बेशक ये बयान हिंसा को बढ़ावा दे सकते हैं और आपत्तिजनक हैं। राहुल गांधी भारत की लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ जन विचार के प्रतिनिधि। लेकिन क्या अच्छा नहीं होता कि राहुल गांधी क्रोध करने की बजाय ठहर कर सोचते, थोड़ा मुड़कर देखते कि क्रोध का वातावरण कहीं उनका ही बनाया हुआ तो नहीं। I mean, you will be surprised, but I don't actually hate Mr. Modi. I don't. Like, I get up in the morning and okay, you know, he's got a point of view, fine. I don't agree with his point of view, but I don't hate him. अमेरिका में ये बहुत अच्छी बात कह दी राहुल गांधी ने, मोदी के विचार अलग, मेरे अलग, लेकिन नफरत नहीं करता। लेकिन क्या अमेरिका के सेटअप में सिर्फ नैतिकता का भाषण देना भर नहीं था? क्योंकि ये वही राहुल गांधी हैं जो पूरी शिद्दत से कह चुके हैं, नरेंद्र मोदी की ताकत उनकी छवि है, उसे खराब कर दूंगा। क्या राहुल गांधी ने नहीं कहा था कि नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान के युवा डंडे से मारेंगे? ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे कि हिंदुस्तान के युवा को रोजगार देने के बिना ये देश आगे नहीं बढ़ सकता है। आज राहुल गांधी को आतंकवादी कहे जाने पर कांग्रेस आग बबूला हो रही। कांग्रेस के साधारण कार्यकर्ताओं के नथुने फूल रहे हैं, तो इसमें गलत कुछ नहीं। लेकिन जब कांग्रेस राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी के खिलाफ देश की गली गली तक गुस्से का गुबार ले जाना चाहती है, तब कांग्रेस को अधूरी नहीं, पूरी बात बतानी पड़ेगी। राहुल गांधी को आतंकवादी कहने वाले नेता का नाम है रवनीत सिंह बिट्टू। पहले उनके शब्द क्या हैं वो सुनिए। जो देश के दुश्मन जो बारूद गोली हर टाइम मारने की कोशिश करते हैं, उड़ाने की कोशिश करते हैं, जहाजों को, ट्रेन को, रोड्स को, जब वो लोग राहुल गांधी की सपोर्ट में आ गए, आप अंदाजा लगा लीजिए, राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरी ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, जब देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी के लिए जो कहा वो स्वीकार करने योग्य नहीं, लेकिन रवनीत सिंह बिट्टू का पक्ष कैसे नजरअंदाज हो सकता है? रवनीत सिंह बिट्टू सिखों को लेकर कहे गए राहुल गांधी के बयान से आहत थे। What is your name? Sir, to the table. What is your name? Balinder Singh. Balinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh,
is going to be allowed to wear his turban in India. Or he as a Sikh is going to be allowed to wear a kada in India. Or he as a Sikh is going to be able to go to a Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him. For all religions. यहाँ पे कितने सिख खड़े हैं और मैं अभी गुरुद्वारा जा रहा हूँ, मैंने चैलेंज किया ओपन में स्टेज पे बोल के भी कोई सिख यहाँ पे जो खड़ा है किसी पार्टी से जुड़े नहीं है, कोई सिख यहाँ पे बोल पे भागलपुर में भी मुझे किसी ने बोला भी आप कड़ा नहीं डाल सकते, किसी ने कहा वो पगड़ी नहीं डाल सकते, किसने कहा वो गुरुद्वारे नहीं जा सकते, एक सिख यहाँ पे खड़ा होके कह दे मैं बीजेपी अभी छोड़ दूंगा। इतना मतलब चिंगारी लगाने के लिए पहले मुसलमानों की कोशिश की, उनको यूज करने की, अब नहीं हुआ। अब बिल्कुल बॉर्डर पे सिख है भाई, देश की रक्षा वो करते हैं, उनको साबोटाज करने की कोशिश की है। रवनीत सिंह बिट्टू आज मोदी सरकार में रेल राज्य मंत्री हैं, लेकिन उनका परिचय सिर्फ ये नहीं। रवनीत सिंह बिट्टू सरदार बेअंत सिंह के पोते हैं। उन सरदार बेअंत सिंह के पोते हैं जिन्होंने पंजाब में आतंकवाद की आग को बुझाने के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर बेअंत सिंह ने कांग्रेस की सरकार चलाई थी और 1990 के दौर में खालिस्तानी मूवमेंट को परास्त किया था। लेकिन नरेंद्र मोदी का विरोध और मोदी विरोध में देश से खतरनाक खेल के बीच अंतर मिटाने की भूल क्या होती है, ये सिर्फ राहुल गांधी के अमेरिका में दिए बयान से उजागर नहीं। 25 जुलाई 2024 को संसद में कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने सांसद चुन लिए गए खालिस्तानी अमृतपाल सिंह पर एनएसए लगाने को अघोषित इमरजेंसी से जोड़ा था। यही नहीं, बेअंत सिंह के कद को सिर्फ कांग्रेस के दायरे में सीमित करने की कोशिश भी की थी। बिट्टू जी, आपके पिताजी शहीद हुए थे, माननीय सदस्य, लेकिन मैं आपको कह दूं वो उस दिन नहीं मरे थे, वो उस दिन मरे जिस दिन आपने कांग्रेस को छोड़ा। मेरे दादाजी सरदार बेअंत सिंह जी, उन्होंने कुर्बानी देश के लिए दी, कांग्रेस के लिए नहीं दी। आज राहुल गांधी का क्रोध वजन रखता अगर राहुल गांधी ने चरणजीत सिंह चन्नी के बयान पर क्रोध दिखाया होता तो, लेकिन नहीं। कांग्रेस को तो सिर्फ ये दिख रहा है कि उनके जननायक को गाली दी गई। मैं उनसे अनुरोध और अपेक्षा करता हूं कि आप कृपया अपने नेताओं पर अनुशासन और मर्यादा का अंकुश लगाएं, उचित आचरण का निर्देश दे और उचित आचरण निर्देश के अलावा मैं चाहूंगा कि उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। चीज बता देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को, ये कांग्रेस पार्टी है और ये राहुल गांधी है। जान से मारने की धमकी से हम लोग किसी भी तरीके से डरने वाले नहीं हैं। यहाँ पे कांग्रेस के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता तैयार हैं अपनी छाती आगे करके, जान से मारना है हमें मारिए, लेकिन हमारे नेता की आवाज कभी बंद नहीं होगी, हमारे नेता कभी चुप नहीं होंगे। ये हिंसा के बयान है, ये नफरत के बयान है। राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी बीजेपी के नेता दे रहे हैं तो खड़गे जी क्या करेंगे? बिल्कुल उन्होंने सही कहा है। और नरेंद्र मोदी इन लोगों के खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई करे, जो न्याय संगत कार्रवाई हो वो करे और इनको निर्देश दे। अगर आप चुप रहते हैं तो ये माना जाएगा कि राहुल गांधी के खिलाफ हिंसा भड़काने का, उनकी जान को खतरा पैदा करने का काम आपके निर्देशों पर, आपके इशारे पर, आपके संरक्षण पे हो रहा है। राहुल गांधी को गाली दी गई ऐसे आरोपों के साथ 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामना के साथ साथ एक चिट्ठी का तोहफा मल्लिकार्जुन खड़गे ने भेजा। खड़गे ने अपनी चिट्ठी में लिखा, कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ता और नेता इस बात को लेकर बेहद उद्वेलित और चिंतित हैं क्योंकि ऐसी घृणा फैलाने वाली शक्तियों के चलते राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को शहादत देनी पड़ी है। सत्ताधारी दल का ये राजनीतिक व्यवहार लोकतांत्रिक इतिहास का अशिष्टतम उदाहरण है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी वाला ही रिटर्न गिफ्ट केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से आया। नड्डा की चिट्ठी में गिनाया गया कि 10 साल में नरेंद्र मोदी को 110 से अधिक गालियां दी गई और ये एक सच्चाई भी है। नरेंद्र मोदी को सिर्फ गालियां ही नहीं दी गई बल्कि उनकी मौत की भी कामनाएं की गई। कौन भूलेगा 2023 में कांग्रेस के बड़े नेताओं की मौजूदगी में क्या नारे लगाए गए।
कौन भूलेगा कि देश के प्रधानमंत्री को कभी डंडे से मारने तो कभी हिटलर की मौत मरेगा जैसा बयान भी दिया गया। ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ, ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷ ಅದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಕಕ್ ಹೋಗಿರಿ, ನೆಕ್ಕರು ಸತ್ತ। हमला लाठी धरैया आदमी चाहिए, नरेंद्र मोदी के मूड पुरैया आदमी चाहिए। भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, हर जगह कितने हैं भाई, क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या है? कौन भूलेगा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ मौत का सौदागर वाला जुमला खुद सोनिया गांधी का था। लेकिन आज नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाली कांग्रेस न झुकने को तैयार है और न उन्हें आईना दिखाने वाले सत्ता पक्ष के लोग। ये जो चिट्ठी आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, जो नड्डा साहब ने लिखी, लगता है क्या कि किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये चिट्ठी लिखी है? ऐसा लगता है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के एक 3rd डिवीजन के छात्र ने ये चिट्ठी लिखी। बेबुनियाद चिट्ठी, बुद्धिहीन चिट्ठी, बेवकूफाना चिट्ठी है। अब उस नाराजगी में किसी ने कुछ बात कह दी, हम उससे सहमत नहीं है, किसी के जीव वीव काटने वाला जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के ऊपर जो बयान दिए गए हैं या उनके खिलाफ जो बोले गए हैं, उन बातों को लेकर जिस प्रकार से आंदोलन कर रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी की जो बेवकूफी भरी बातें हैं, उन बातों से पूरी कांग्रेस सहमत है। सिर्फ सिखों पर राहुल गांधी का बयान भड़काऊ नहीं था। अमेरिका में आरक्षण पर कहे गए राहुल गांधी के शब्दों पर हंगामा बरपा। We will think of scrapping reservations when India is a fair place. And India is not a fair place. आरक्षण एक संवेदनशील मुद्दा है और जब राहुल गांधी सबकी जाति पूछते पूछते समाज में नया हंगामा खड़ा कर चुके हैं, तब आरक्षण पर कहे गए उनके ये शब्द और ज्यादा विस्फोटक हो गए हैं। राहुल गांधी को आज कहा गया एक एक आपत्तिजनक शब्द पीड़ादायक है, लेकिन राहुल गांधी का क्रोध जब कांग्रेस के प्रदर्शनों में नजर आ रहा है तो धीरे से जनता याद भी दिला रही है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। गणपति जुलूस मस्जिद के सामने से निकले तो आवाज नीची हो, जुलूस निकले तो बाजा बजना बिल्कुल बंद हो, मुंह पर उंगली रखकर दबे पांव धीरे धीरे मस्जिद के सामने से गणपति की मूर्ति ले जाई जाए। महाराष्ट्र में गणपति जुलूस पर पथराव क्यों हुआ, इस पर कुछ इस तरह के तर्क दे रहे हैं महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी। तो जुलूस में जो लोग हैं उनको माइक पे ये बोलना चाहिए कि भाई हमारे मुसलमान भाइयों की मस्जिद है, यहाँ हम 2 मिनट के लिए बाजा नहीं बजाएंगे। तो समाजवादी पार्टी के नेता के मुताबिक 17 सितंबर को अकोला, बुल्ढाना और भिवंडी में गणपति विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी और बवाल इसलिए हुआ क्योंकि गणपति का जुलूस बैंड बाजे के साथ मस्जिद के सामने से निकल गया और उसकी आवाज बहुत ऊंची थी, इसलिए इन जगहों पर फसाद हो गया। ये देखिए, हम हर हिंदू मुस्लिम के त्योहारों में लोगों को मुबारकबाद देते हैं, देना चाहिए, परंतु जब गणपति का जुलूस निकलता है तो मैंने कई बार कहा, अपनी मीटिंगों में कहा कि उस जुलूस को ले जाइए, अगर कोई मस्जिद पड़ जाती है तो जुलूस में जो लोग हैं उनको माइक पे ये बोलना चाहिए कि भाई हमारे मुसलमान भाइयों की मस्जिद है, यहाँ हम 2 मिनट के लिए बाजा नहीं बजाएंगे, कोई रंग नहीं फेंकेंगे, कोई शोर शराबा नहीं करेंगे, क्योंकि मस्जिद में नमाज़ पढ़ाता है मौलाना साहब, वहाँ अगर शोर शराबा होता है तो नमाज़ ख़राब हो जाती है। अगर ये करेंगे और उसके बाद आगे बढ़िए, मैं समझता हूँ कि मुसलमान आकर आपको ठंडा पानी पिलाएगा और बधाई भी देगा, फूल का हार भी पहनाएगा। परंतु इन जगहों पर जहाँ जहाँ फसाद हुआ है वहाँ पर मस्जिद के सामने खड़े होकर के जोरदार तरीके से वहाँ पर पटाखा फोड़ना और उसका धुआं पूरा मस्जिद में जाए और वहाँ ज़बरदस्त तरीके से बाजा बजाए, यहाँ फसाद हो गया। अबू आजमी को मस्जिद के सामने से हिंदुओं के जुलूस ले जाने से परेशानी है, पर अबू आजमी को उन अराजक तत्वों से कोई दिक्कत नहीं है जो ईद उल मिलाद उन नबी के जुलूस में मंदिर के सामने सर तन से जुदा करने के नारे लगाते हैं। मध्य प्रदेश के श्योपुर में सीताराम मंदिर के सामने माहौल बिगाड़ने वाले खुलेआम धार्मिक नारे लगा रहे हैं, पर समाजवादी पार्टी के नेता को इससे कोई गुरेज नहीं है, मगर वो ये जरूर चाहते हैं कि मस्जिद के बाहर डीजे की आवाज धीमी कर दी जाए। ऐसे में सवाल उठता है कि अबू आजमी जैसे नेताओं की
इस तरह की बयानबाजी से क्या हिंदू जुलूसों पर पत्थरबाजी करने वाले अराजक तत्वों को शह नहीं मिलती? क्या इन बेतुके बयानों से वो हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा को जायज ठहराना चाहते हैं? और गणपति जुलूस पर बढ़ चढ़कर बोलने वाले अबू आजमी श्योपुर में मंदिर के सामने लगे सर तन से जुदा के नारों के बारे में क्यों कुछ नहीं बोलते? अबू आजमी को आवाज नीचे करने वाला यह बयान देने से पहले कम से कम अपनी ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात एक बार सुन लेनी चाहिए थी। किसी के भी धार्मिक कामों में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं सरकार को करना चाहिए। तो अगर किसी के धार्मिक कामों में हस्तक्षेप करना सही नहीं है, तो अखिलेश यादव की ही पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता आवाज नीची वाली स्टेटमेंट के जरिए आखिर क्या मैसेज देना चाहते हैं? एमवाई की राजनीति को पीडीए में बदलकर अखिलेश यादव और उनकी पार्टी ने भले ही 2024 के लोकसभा चुनाव में अच्छी खासी बढ़त बनाई हो, पर उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव अभी बाकी है। उन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी को मजबूत करने की बात कही है। ऐसे में उनकी ही पार्टी के राज्य के अध्यक्ष का उस प्रदेश के सबसे बड़े त्योहार पर इस तरह की टिप्पणी करना क्या पार्टी के वोट बैंक को डैमेज नहीं करेगा? जब गणपति का जुलूस निकलता है तो जुलूस में जो लोग हैं उनको माइक पे ये बोलना चाहिए कि भाई हमारे मुसलमान भाइयों की मस्जिद है, यहाँ हम 2 मिनट के लिए बाजा नहीं बजाएंगे। ये वही अबू आजमी हैं जिन्होंने हाल ही में उत्तर भारतीयों पर विवादित बयान देते हुए कहा था, इनके ही नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की इकाई आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है। अब इनके आवाज नीचे वाले बयान पर महाराष्ट्र में राजनीतिक वार पलटवार भी शुरू हो गया है। शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने पूरी महाविकास अघाड़ी पर एंटी हिंदू होने का आरोप लगाया है। अब गणपति जी का जो एक विसर्जन का जुलूस था उसका रूट क्या होगा वो तो पुलिस ने दिया था, चाहे अकोला की पुलिस है, बुल्ढाना की पुलिस है, भिवंडी की पुलिस है। अब उसमें गुलाल उड़ाना है कि नहीं उड़ाना है ये कोई अबू आसिम आजमी तो तय नहीं कर सकते। ये हमारी अपनी एक धार्मिक परंपरा, उस परंपरा के हिसाब से चलेगा। जब अबू आसिम आजमी का ये वीडियो सामने आया है तो अब समझ में आ रहा है कि पूरा महाविकास अघाड़ी एक एंटी हिंदू स्टैंड ले रहा है। चंद मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ खींचने के लिए वो हिंदू मुस्लिम दंगा कराना चाहता है। गणपति विसर्जन के मौके पर महाराष्ट्र के शहरों में माहौल खराब करने की पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई। पत्थर तैयार रखो और जैसे ही विनायक की सवारी एक खास जगह से होकर गुजरेगी, बरसाना शुरू कर दो। अकोला की घटना में जुलूस पर पत्थरबाजी करने वाले 68 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। 68 लोग ये छोटी संख्या नहीं होती और सिर्फ अकोला नहीं, सिलसिलेवार ढंग से पूरी रणनीति के साथ अलग अलग जगहों पर हिंदू जुलूस को टारगेट किया गया। महाराष्ट्र में गणपति जुलूस पर पथराव क्यों हुआ, इस पर कुछ इस तरह के तर्क दे रहे हैं महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी। तो जुलूस में जो लोग हैं उनको माइक पे ये बोलना चाहिए कि भाई हमारे मुसलमान भाइयों की मस्जिद है, यहाँ हम 2 मिनट के लिए बाजा नहीं बजाएंगे। तो समाजवादी पार्टी के नेता के मुताबिक 17 सितंबर को अकोला, बुल्ढाना और भिवंडी में गणपति विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी और बवाल इसलिए हुआ क्योंकि गणपति का जुलूस बैंड बाजे के साथ मस्जिद के सामने से निकल गया और उसकी आवाज बहुत ऊंची थी, इसलिए इन जगहों पर फसाद हो गया। ये देखिए, हम हर हिंदू मुस्लिम के त्योहारों में लोगों को मुबारकबाद देते हैं, देना चाहिए, परंतु जब गणपति का जुलूस निकलता है तो मैंने कई बार कहा, अपनी मीटिंगों में कहा कि उस जुलूस को ले जाइए, अगर कोई मस्जिद पड़ जाती है तो जुलूस में जो लोग हैं उनको माइक पे ये बोलना चाहिए कि भाई हमारे मुसलमान भाइयों की मस्जिद है, यहाँ हम 2 मिनट के लिए बाजा नहीं बजाएंगे, कोई रंग नहीं फेंकेंगे, कोई शोर शराबा नहीं करेंगे, क्योंकि मस्जिद में नमाज़ पढ़ाता है मौलाना साहब, वहाँ अगर शोर शराबा होता है तो नमाज़ ख़राब हो जाती है। अगर ये करेंगे और उसके बाद आगे बढ़िए, मैं समझता हूँ कि मुसलमान आकर आपको ठंडा पानी पिलाएगा और बधाई भी देगा, फूल का हार भी पहनाएगा। परंतु इन जगहों पर जहाँ जहाँ फसाद हुआ है वहाँ पर मस्जिद के सामने खड़े होकर के ज़ोरदार तरीके से वहाँ पर पटाखा फोड़ना और उसका धुआं पूरा मस्जिद में जाए और वहाँ ज़बरदस्त तरीके से बाजा बजाए, यहाँ फसाद हो गया। अबू आजमी को मस्जिद के सामने से हिंदुओं के जुलूस ले जाने से परेशानी है, पर अबू आजमी को उन अराजक तत्वों से कोई दिक्कत नहीं है जो ईद उल मिलाद उन नबी के जुलूस में मंदिर के सामने सर तन से जुदा करने के नारे लगाते हैं।
मध्य प्रदेश के श्योपुर में सीताराम मंदिर के सामने माहौल बिगाड़ने वाले खुलेआम धार्मिक नारे लगा रहे हैं, पर समाजवादी पार्टी के नेता को इससे कोई गुरेज नहीं है। मगर वो ये जरूर चाहते हैं कि मस्जिद के बाहर डीजे की आवाज धीमी कर दी जाए।